हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का। आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इकोनॉमी के अंदर अंडर द प्रीलिम्स अतुल्या सीरीज। प्रीलिम्स अतुल्या में जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमी में का जो सेक्टर है, इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आपका जो तीन मेजर सेक्टर्स के अंदर अगर इकोनॉमी को आपका डिवाइड करें तो अगेन आपका होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, एंड आपका टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज। तो प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड पिछले 1-2 साल में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या स्टार्ट्स हैं, क्या अभी इस टाइम पे आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कितने आपका प्रोडक्शन हुई है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड एग्रीकल्चर भी आपका जो प्राइमरी सेक्टर है ये भी बहुत डाइवर्स है। तो कितनी प्रोडक्शन हुई है, क्या मार्केटिंग हुई है, इसकी फूड मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अनाज बो दिया या फिर कोई आपकी क्रॉप उग गई है, उसको फिर मार्केट भी करना पड़ता है। उसकी प्रोडक्शन के रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं सॉइल के कंटेक्स्ट में। फिर उसके बाद वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, उसकी स्टोरेज होती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है। साथ में फूड प्रोसेसिंग का एक अलग से आपकी डायमेंशन है, उसकी इनफैक्ट एक अलग से मिनिस्ट्री है। तो फूड प्रोसेसिंग हो गई, फूड मैनेजमेंट होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज आपका कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्पररी। उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर अंडर प्रीलिम्स अतुल्या करंट अफेयर्स। तो मैं दीपक सिंह और ये हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका एग्रीकल्चर का आपका टॉपिक। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के अंदर प्योरली आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड आपकी बातें पढ़ लेते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या डायमेंशंस हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स ग्रीव एट अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 3.6% ड्यूरिंग 2020-21। तो अगर हम पिछले साल की बात करें, अभी जो अगले साल के स्टार्ट्स हैं प्रोविजनल आपकी जो है, तो वो भी अभी आएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपका 2020-21 में एग्रीकल्चरल सेक्टर की आपकी पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी आपकी। इनफैक्ट एग्रीकल्चर ही एक ऐसा मेजर सेक्टर था, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी बहुत डाइवर्स है, तो उसमें कुछ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हो गए आपके, यानी कि टूरिज्म आपका हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, वो आपके काफी डिक्लाइन रहे थे। कंस्ट्रक्शन में काफी इश्यूज रहे थे आपके, क्योंकि इनकम थोड़ी बहुत स्लैश हुई थी। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स भी, लेबर्स भग गई थी आपकी, माइग्रेंट लेबर्स थी वो आपके वहां पे गांव चली गई थी, क्योंकि अर्बन एरियाज में उनको कुछ जॉब नहीं मिल रही थी। तो इस कंटेक्स्ट में आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के कंटेक्स्ट में आपका एक ऐसा रेजिलिएंट सेक्टर था जहां पे पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी आपकी। मैन्युफैक्चरिंग में भी स्लम्प आया था, सर्विसेज में भी आपका, आईटी सेक्टर में तो आपका ग्रोथ हुई थी, पर ओवरऑल आपका डिक्लाइन रहा था आपका। सो अगेन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी 3.6% की। एंड ये आपका पॉसिबल इसलिए रहा था बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून्स एंड वेरियस गवर्नमेंट मेजर्स टू एनहांस क्रेडिट अवेलेबिलिटी। मॉनसून अच्छा रहा था, एक तो ये था। इनफैक्ट आपका मैंने मॉनसून के ऊपर भी एक लेक्चर करा है, उसको भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, वो इसके अंदर तो कवर नहीं करा। तो आपका लॉन्ग पीरियड एवरेज के कंटेक्स्ट में उसका भी रेफरेंस ईयर था, वो चेंज हुआ है। तो वो सारी डायमेंशंस आप पढ़ लेना लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में, या फिर मॉनसून के कंटेक्स्ट में जो भी आपकी चीजें हुई हैं। सो अगेन ये जो आपकी मॉनसून आपके पिछले इनफैक्ट 3-4 साल से आपका बहुत अच्छा आ रहा है, इस साल भी आपका अबव नॉर्मल आपका, तो वो आपका नॉर्मल अबव नॉर्मल की कैटेगरी भी पढ़ लेना। आई थिंक अबव नॉर्मल आपका होता है 96 to 104 आपका जब रेनफॉल आती है, एज कम्पेयर टू एलपीए, और एलपीए आपका 87 कर दिया गया, आई थिंक सो। आप एक बार चेक कर लेना वीडियो में आपका। तो अगेन ये जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी हुई थी, दिस इज बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून, एनहांस क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इंप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग मार्केट फैसिलिटी, प्रोमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजों के चक्कर में आपका एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी। साथ में आत्मनिर्भर अभियान, भारत अभियान के अंदर भी काफी सारी आपकी प्रमोशन एक्टिविटीज आपकी हुई थी, तो जिसकी वजह से आपका ग्रोथ अच्छा हुआ था। तो ये लगा जा रहा है कि आपकी 3.9% की आपकी ग्रोथ होगी 2021-22 के अंदर आपकी। तो ये प्रोविजनल है आपका। तो 3.6% की तो आपकी 2020-21 में हुई थी आपकी, और आत्मनिर्भर अभियान के चक्कर में आपका 2020 अगर 21 की बात करें तो 3.6% की आपकी ग्रोथ हुई थी। एंड 2021-22 की बात करें तो आपका 3.9% आपकी ग्रोथ हुई है। इन 2018 and 19 the growth in the agriculture was buoyed by the performance of livestock and fisheries, even though the growth of GVA for crops was -1.6% आपका। इनफैक्ट अगर 2018-19 की बात करें तो उस टाइम पे जो ग्रोथ हुई थी आपकी सिर्फ वो लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज के बीच में हुई थी, इवन दो जो क्रॉप्स की आपकी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका जो ग्रोथ हुई थी दैट वाज -1.6% आपका। ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए एट
बेसिक प्राइसेस इन परसेंट अगर हम बात करें तो वही मैंने आपको बताया कि 2018-19 में आपका 2.6% की ग्रोथ हुई थी, 2019 से 20 के बीच में आपकी 4.3% आपकी ग्रोथ हुई थी, 2020-21 की प्रोविजनल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 3.6% की, एंड आपका 2021-22 में आपका जो ग्रोथ हुई प्रोविजनल आपके एस्टिमेट्स है वो 3.9% की है। तो यानी कि 2019-20 में आपकी जो ग्रोथ हुई थी 4.3% हुई थी। कोरोना वायरस के बाद इंपैक्ट आया, बट अगेन ओवरऑल नेगेटिव ग्रोथ गई थी। पर एग्रीकल्चर सेक्टर एक आपका शाइनिंग आपका स्पॉट था, आपका ब्राइट स्पॉट था। सारे सेक्टर्स में आपका नेगेटिव में ग्रोथ हुई थी उस साल हमारी आपकी, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी 3.6% की ग्रोथ हुई थी आपका। तो और अभी भी कहा जा रहा है कि उसमें और रिकवरी होगी। सो 2.6, 4.3, 3.6 एंड 3.9 आपका ये हुआ था आपका। साथ में हम ग्रोथ ऑफ जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की अगर हम बात करें, सारे सेक्टर्स की बात करें कि एग्रीकल्चर को भी, तो एक तो हो गया आपका क्रॉप्स होगी, सारी फूड क्रॉप्स की हो गई, फिर हो गया लाइव स्टॉक हो गया आपका, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हो गया, एंड लाइफ स्टॉक से अलग आपका फिशिंग आपका कहा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग वगैरह आपकी भी एक मिनिस्ट्री है। तो उसकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो क्रॉप्स में आपका पिछले कुछ सालों में आपका तो नेगेटिव ग्रोथ हुई थी आपकी 2018-19 के बीच में, पर 2019-20 में आपका 4% का ग्रोथ हुआ था। और लाइफ स्टॉक आप देख सकते हैं कि लाइफ स्टॉक कॉन्स्टेंटली आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 10, 7.9, 8.5, 7% आपका। तो लाइफ स्टॉक आपका बहुत ज्यादा है। फॉरेस्ट्री ने भी इनफैक्ट ठीक ठाक परफॉर्म करा है। फिशरीज ने बहुत कंसिस्टेंटली आपका परफॉर्म करा है, बट यही कहा जा रहा है कि 2019-20 में थोड़ा डिक्लाइन हो गया, बट ओवरऑल आपका फिशरीज आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिशरीज के कंटेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में आपका ग्रोथ है। लाइफ स्टॉक अगेन इज द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर अगर आप पूछें तो ये आपका। अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर की बात करें, अभी तो हमने उसकी बात करी जीडीपी की। सो द शेयर ऑफ द सेक्टर इन द टोटल जीवीए ऑफ द इकोनॉमी हैज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ अराउंड 18%। तो आपका एग्रीकल्चर का अगर टोटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखें इन टर्म्स ऑफ जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वो आपका 18% है आपका। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन टोटल जीवीए हाउएवर इंप्रूव टू 20.2% इन द ईयर 2020-21 एंड 18.8% इन 2021-22। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो आपका काफी सालों में अगर ट्रेंड देखें तो आपका 18% के अराउंड है, पर 2020-21 में आपका 20% आपका ये आपका ट्रेंड था, आपका जीवीए गया था। तो अगेन इट इवन इंप्रूव ड्यूरिंग आपका कोरोना वायरस, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स का शेयर थोड़ा डिक्लाइन हुआ था आपका एंड एग्रीकल्चर का इंप्रूव हुआ था। तो 20.2 था आपका 2020-21 में, पर अराउंड 18% के आसपास है एग्रीकल्चर का। तो ये तो आपका हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू हम देख लेते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटिव टू ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द सेक्टर्स has been showing a fluctuated trend because of the wide fluctuation in private investment in agriculture and allied sectors। तो अगर हम देखें कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है, तो वो उसका कोई अनइवन आपका है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, इस तरीके से साइन कर्व में आपका जाता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। इसका रीजन ये है कि आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर में आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। While public investment has remained stable between 2 to 3%, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी स्टेबल रही, यानी कि गवर्नमेंट साइड इन्वेस्टमेंट, बट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज बीन फ्लक्चुएटिंग एंड द टोटल एग्रीकल्चर GCF हैज मूव्ड इन सिंक विद द वेरिएशन इन प्राइवेट। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपकी काफी कम है, 2 से 3% है और उस पर फिक्स रहती है आपकी, पर प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी डोमिनेंट रोल प्ले करती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। इस कंटेक्स्ट में आपका ओवरऑल आपका ये जो आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो आपका कम रहा है। तो हम राइस प्रोडक्शन की वैसे आपकी बात करें, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। तो आपका वो हो गया इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हो गया। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बारे में बात करते हैं कि क्रॉप्स का क्या शेयर रहा था, किसने कितना क्या ग्रो करा था, कौन सी क्रॉप। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें आपका 2017-18, 2018-19, 19-20 आपका 20-21 आपका हो गया, तो आप देख सकते हैं आपका दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर हम बात करें, सो दिस इंक्लूड्स आपका राइस, व्हीट, कोर्स सीरियल्स एंड पल्सेस। तो उसकी अगर हम प्रोडक्शन देखें, ये जो आपका सीरियल्स का आपका है, सो दिस इंक्लूड्स आपका राइस, व्हीट, कोर्स सीरियल्स एंड पल्सेस। तो ये आपका जो अगर आपका क्रॉप्स हो गया इसकी प्रोडक्शन देखें तो अगेन इट हैज कॉन्स्टेंटली आपका इंक्रीज
285.0 से 285.2, फिर 297.5 एंड 308.6। तो आप देख सकते हैं कि ये 2020-21 में आपका 308 पहुंच गया है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट आपका $50 बिलियन पहुंच चुका है। टोटल एक्सपोर्ट आपका $400 बिलियन पहुंच चुका है। प्रोडक्शन आपकी इंप्रूव हो रही है कॉन्स्टेंटली, आपका राइस, व्हीट, कोर सीरियल्स एंड पल्सेस। इसी वजह से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी आपका बढ़ रहा है, $50 बिलियन हो चुका है। तो 2020-21 में आपका 309 आपका मिलियन टन आपकी प्रोडक्शन हुई थी राइस, व्हीट, कोर सीरियल्स एंड पल्सेस। तो कॉन्स्टेंटली आपका ये इंप्रूव हो रहा है ग्रेजुअली आपका। तो ये आपका तो 308 जा चुका है, 300 से ऊपर आ चुका है। सो एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स फॉर 2020-21, द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 308.6 मिलियन टन, विच इज 11 टन हायर देन द पीरियड ड्यूरिंग 2019-20। तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, कॉन्स्टेंटली आपकी प्रोडक्शन इंप्रूव हुई है। The production of rice, wheat and core cereals has increased at compound annual growth rate of 2.7, 2.9 and 4.8% during the last 6 years. तो अगेन इनकी भी जो आपकी राइस, व्हीट एंड कोर सीरियल्स है, इनकी प्रोडक्शन भी आपका 2 से 4% आपका बढ़ रहा है। द प्रोडक्शन फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कॉटन हैज बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली एट 7.9, 6.1 एंड 2.8। तो पल्सेस और ऑयल सीड्स की आप देखें तो ग्रोथ रेट है आपकी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू राइस, व्हीट एंड आपका कोर सीरियल्स हो गया। वो इस तरह से है कि पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है आपका। तो राइस एंड व्हीट में आपका हम एक पर्टिकुलर आपका लेवल पहुंच चुके हैं कि इसके बाद आप बेसिक ग्रोथ होनी चाहिए अब आपकी। तो इसी वजह से उस पर गवर्नमेंट वैसे भी डाइवर्सिफिकेशन की बात करी कि राइस एंड व्हीट तो है, साथ में कोर सीरियल हो गया, उन पे भी फोकस करना चाहिए। तो इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है, वो थोड़ी बहुत ही हो रही है आपका। पर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस पे आपका काफी ज्यादा फोकस है, अग्रेसिव है गवर्नमेंट इस पे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, क्योंकि हम पल्सेस में बहुत ज्यादा आपका प्रोड्यूस करते रहते हैं, पर हमारी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। तो अगेन इस चक्कर में आपका इनमें ग्रोथ आपकी थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू। पॉइंट ये है शो करने का कि पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में जो ग्रोथ रेट है दैट इज मोर देन राइस एंड व्हीट आपका। अब हम आते हैं एडिबल ऑयल्स में, हम आते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन में। अगर बात करें सो ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 43% फ्रॉम 2015 टू 16 टू 2020-21। तो 43% की ग्रोथ हुई है आपकी पिछले 5-6 सालों में। अगर 2015 से 2015 का फाइनेंशियल ईयर देखें आपका टिल 2020 का आपका फाइनेंशियल ईयर, तो 5 साल में 43% की ग्रोथ हुई है। The oil production in India has, however, lagged behind its consumption, necessitating its import of edible oils. तो वही मैंने आपको जो बताया था कि पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। तो ऑयल सीड्स में हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है 43%। तो ये स्टेटमेंट दो बन सकती है एमसीक्यू फॉर्म में। तो उसमें एक स्टेटमेंट ये बन सकती है कि ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन 43% ग्रोथ हुई है, ट्रू और फॉल्स, वो तो सही है आपका। दूसरी स्टेटमेंट आएगी कि इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर इंपोर्टिंग ऑयल सीड्स, तो लगेगा यार 43% की ग्रोथ हुई है, हो सकता है अब इंपोर्ट ना करना हो, तो 43 से ज्यादा और प्रोडक्शन आपकी इंप्रूव करनी है। इंडिया इज द इनफैक्ट वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, आप देख सकते हैं। तो आपका कंज्यूमर लेवल पे आप देखें तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आपका। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रॉब्ली आपका चाइना हो गया, पर चाइना आपका प्रोड्यूस बहुत ज्यादा करता है तो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स व्हाई इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड हेंस आपका, क्योंकि प्रोडक्शन आपकी अभी भी कम है, कंज्यूमर आपका सेकंड लार्जेस्ट है, इसी वजह से इंपोर्ट काफी ज्यादा करना पड़ता है। एंड हेंस इंडिया इज नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। द गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड्स थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स आपका फ्रॉम 2018-19 ऑनवर्ड्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एक होता है प्रोडक्शन होता है कि आप चलो एक पर्टिकुलर एरिया में ऑयल सीड्स आप बना रहे हैं, एरिया ऑफ प्रोडक्शन आपने इंप्रूव कर दिया। दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी आप इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगेन ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी बाय द नेम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स, NFSM ऑयल सीड्स। तो 2018-19 से इंडिया इंप्लीमेंट कर रही है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एडिबल ऑयल्स की अगर हम बात करें दोबारा से और, तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स ऑयल पाम, ये भी आपका लॉन्च करा गया है आपका। एडिबल ऑयल्स में मैंने आपको बताया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स तो ही आपका, साथ में स्पेसिफिक एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, 2021 को लॉन्च करा था आपका, और ये फोकस करता है ऑयल पाम पे। सो ये लॉन्च करा गया था। तो अगेन ये प्रीलिम्स के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम,
So it has been launched to augment the availability of edible oil in the country by harnessing area expansion and through price incentive. तो इसका यही है कि edible oil की improve करने के लिए, आपका availability improve करने के लिए, स्पेसिफिकली आपका ऑयल पाम की अगर हम बात करें, सो इट हैज बीन लॉन्च इन, ये मिशन आपका लॉन्च करा गया था अगस्त 2021 में, by harnessing आपका area expansion and through price incentive. Under the scheme, for the first time, government will give a price assurance to the oil palm farmers for the fresh fruit bunches आपका. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट आपका प्राइस एश्योरेंस दे रही है. तो अगेन ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका कर दिया गया है आपका, पर ऑयल सेक्टर में आपका पहली बार गवर्नमेंट एश्योर करिए है कि इतना ज्यादा अमाउंट हम आपको पे करेंगे ऑयल पाम फार्मर्स को फॉर द फ्रेश फ्रूट बंचेस. तो आपका जो पाम फ्रूट है आपका, तो उसके जो बंचेस होते हैं आपके, उसके जो गुच्छा होता है, ग्रुप होता है उसका, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इन फिक्स आपका प्राइस देगी, अच्छा खासा हायर प्राइस देगी, तो इंसेंटिव प्रोड्यूस करने के लिए. तो अगेन आपका प्राइस इंसेंटिव में मैंने आपको बता दिया था, गवर्नमेंट विल गिव प्राइस एश्योरेंस टू द ऑयल पाम आपका फार्मर्स आपका हो गया, एंड एरिया एक्सपेंशन. तो ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स आपका लॉन्च करा गया है ऑयल पाम के लिए आपका अगस्त 2021 को. अब हम शुगर के सेक्टर के बारे में बात करते रहते हैं, एडिबल ऑयल्स के बारे में हमने बात कर ली, राइस एंड व्हीट में हमारा बढ़िया चल रहा है, और इजिप्ट में और बाकी सारी कंट्रीज में भी हमने एक्सपोर्ट्स इनिशिएट करने की बात शुरू करी है, तो वो सब में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. शुगर सेक्टर पे आ जाते हैं. सो शुगर कैन एंड शुगर इंडस्ट्री इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नेक्स्ट टू कॉटन. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की है आपकी है वो कॉटन इंडस्ट्री है आपकी. तो कॉटन आपका देखा जाए तो वैसे ऑल्दो इंडिया लॉस्ट पार्टीशन के चक्कर में आपका कॉटन जो आपका एरिया था वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न आपका पार्ट था. तो जब पार्टीशन हुई तो आपका पाकिस्तान चला गया कॉटन वाला एरिया, एंड जूट कल्टीवेशन का जो एरिया था जो इंडिया के ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका है, वो बांग्लादेश में काफी ज्यादा चला गया था. तो इंडिया इसलिए पाकिस्तान से फाइट करता रहता है कॉटन प्रोडक्शन में, बांग्लादेश से फाइट करता रहता है जूट प्रोडक्शन में. बट इन स्पाइट ऑफ दैट कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आपकी कॉटन इंडस्ट्री. सो इट्स नॉट राइस एंड व्हीट, आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आपकी कॉटन इंडस्ट्री है. उससे बड़ी आपकी है शुगर एंड शुगर इंडस्ट्री आपका. इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया की इंडस्ट्री आपकी, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड. तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का इंडिया, एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर आपका. तो ये आपका ऑयल सीड्स के चक्कर में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया इज इनफैक्ट द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आपका ऑयल सीड्स, आई थिंक ये मैंने मेंशन करा था, एंड द लार्जेस्ट आपका इंपोर्टर आपका हो गया. द इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सॉरी नॉट द आपका प्रोड्यूसर. ऑयल सीड्स में आपका था इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आपका कंज्यूमर था एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था. और अगर हम शुगर सेक्टर की बात करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर आपका एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड. तो शुगर में एटलीस्ट ये है कि ऑयल सीड्स में भी अगेन हम कंज्यूमर तो बहुत ज्यादा है, आपके सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, पर हमारी प्रोडक्शन बहुत कम है. शुगर में है कि चलो यार हम कंज्यूमर तो बहुत ज्यादा हैं आपके, पर हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड. ओवर द ईयर इंडिया हैज बिकम अ शुगर सरप्लस नेशन. तो sugar surplus nation India since 2010-11 production has outstripped consumption except in 2016-17. तो ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस हो गया, उसमें एक अलग सिनेरियो है, पर शुगर के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अगेन इंडिया में आपका शुगर जो है आपका इंडिया एक सरप्लस नेशन है. तो 2010-11 से आपका इंडिया में शुगर का सिनेरियो अच्छा है. सिर्फ 2016-17 को छोड़ के हर साल इंडिया की आपकी जो है वो शुगर प्रोडक्शन आपकी आउटस्ट्रिप करिए कंजम्पशन से. तो ये बहुत अच्छी बात है. सो ये इस वजह से है कि 2010-11 से इंडिया शुगर सरप्लस नेशन कैसे है एक्सेप्ट 2016-17. दिस इज बिकॉज ऑफ वेरियस मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट सच एज इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर इज प्रोटेक्टेड बाय फेयर एंड रेम्यूनरेटिव आपका प्राइस, आपका एफआरपी आपका जो सिस्टम है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस आपका. इन एडिशन सब स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस स्टेट एडवाइस प्राइस एट हायर लेवल देन एफआरपी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको प्रोवाइड करती है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस आपका. तो एमएसपी आपका एक अलग मैकेनिज्म है, आपका फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस आपका एक अलग मैकेनिज्म है. तो ये ध्यान रखना, एफआरपी का जो सिस्टम है वो शुगर सेक्टर के लिए आपका. तो एफआरपी आपका शुगर सेक्टर के लिए आपका फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. स्टेट्स आपकी जो है दे ऑल्सो गिव स्टेट एडवाइस प्राइस, जो आपका यूपी होगी, महाराष्ट्र होगी, जो मेजर आपका शुगर प्रोड्यूसिंग आपकी स्टेट्स हैं.
सो इनफैक्ट स्टेट्स कहती हैं कि हम इससे ज्यादा प्राइस देंगे, एफआरपी से भी ज्यादा। एडिशनली शुगर मिल्स दैट बाय शुगर केन आर नाउ मैंडेटेड टू परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स विद इन अ स्पेसिफाइड रेडियस नोन एज द केन रिजर्वेशन एरिया। तो अगेन ये भी कहा गया है कि किसी वजह से आपका शुगर प्रोडक्शन आपकी ज्यादा इंक्रीज हुई है कि शुगर मिल्स दैट बाय शुगर केन आर मैंडेटेड टू परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स विद इन अ स्पेसिफाइड रेडियस। तो एक शुगर मिल है आपकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपके एरिया में, तो उसको कहा गया है कि अपने आसपास के फार्मर्स जो तुम्हारे इस पर्टिकुलर रेडियस में है फार्मर्स, उसी से आपको शुगर केन आपको प्रोक्योर करनी पड़ेगी फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर। तो वो इंसेंटिव देता है कि आपको अगर शुगर मिला, ऐसा नहीं कि दूर से कहीं पे आपका प्रमोट कर रहा है, आपका इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर, उसी पर्टिकुलर आसपास में विसिनिटी में ही आपको वहां पे शुगर आपको प्रोक्योर करनी पड़ेगी। सो दैट लेट टू द इंसेंटिव ऑफ आपका इंक्रीजिंग शुगर प्रोडक्शन आपका। तो ये आपका हो गया शुगर सेक्टर में आपका। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया आपका। मैंने आपको बता दिया एफआरपी तो आपका शुगर केन सेक्टर में है, स्टेट एडवाइस प्राइस आपका स्टेट लेवल पे देती है विच इज मोर देन एफआरपी। साथ में आपका शुगर केन आपका मैंडेटेड एरिया भी आपका हो गया, केन रिजर्वेशन एरिया आपका हो गया, ये आपका केन रिजर्वेशन एरिया हो गया। तो ये भी आपका हो गया। अब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, तो प्राइस पॉलिसी के कंटेक्स्ट में। तो एफआरपी स्टेट एडवाइस प्राइस आपका हो गया, उस कंटेक्स्ट में आपका शुगर केन के कंटेक्स्ट में आपका हो गया। सो अब हम बात करते हैं एमएसपी के। तो गवर्नमेंट अगर हम देखें आपका 2022 का जो डेटा था, जनवरी 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये ध्यान रख लेना कि किसके रिकमेंडेशन पे आपका एमएसपी फिक्स करा जाता है आपका। ये अगर हम देखें तो द गवर्नमेंट फिक्सेस एमएसपी ऑफ 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस आपका CACP करके आपकी है ये बॉडी। तो वो फिक्स कर उसकी रिकमेंडेशन पे आपका एमएसपी अनाउंस करा जाता है 22 क्रॉप्स के लिए। इन एडिशन टू दैट एमएसपी फॉर तोरिया and de-husked coconut are also fixed on the basis of MSPs of rapeseed and mustard and copra respectively। तो ये 22 आपकी क्रॉप्स तो हैं, उसके अलावा आपका तोरिया हो गया और डी-हस्क्ड कोकोनट हो गया कि आपका कोकोनट होता है उसके ऊपर हस्क होती है, यानी कि उसके बहुत सारे बाल होते हैं आपके, तो उसको हटा के आपका डी-हस्क्ड तो होता है आपका हस्क्ड कोकोनट हो गया आपका, यानी कि आपका कोकोनट आपने रॉ खरीद लिया, उसको हटाया जाता है तो वो आपका डी-हस्क्ड कोकोनट हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 22 क्रॉप्स एमएसपी फॉर तोरिया एंड डी-हस्क्ड कोकोनट आर आल्सो फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपीज ऑफ आपका रेपसीड आपका एंड मस्टर्ड आपका एंड कोपरा भी आपका कोकोनट का कर्नल हो गया आपका। तो उसके बेसिस पे आपका रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड कोपरा, उसके बेसिस पे आपका इन दो अलग से आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका भी एमएसपी फिक्स करा जाता है। द हाईएस्ट एब्सोल्यूट एमएसपी इंक्रीज इन एमएसपी ओवर द प्रीवियस ईयर हैज बीन रिकमेंडेड फॉर सेसमम। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज की इन एमएसपी बात करें ओवर द प्रीवियस ईयर, तो अगर हम इस साल से कंपैरिजन में पिछले साल में देखें कि किस क्रॉप का एमएसपी सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट टर्म में इंक्रीज करा गया है, तो वो आपका है सेसमम आपका, फॉलोड बाय तुर एंड उड़द। तो आप देख सकते हैं कि सेसमम का आपका प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए एंड साथ में आपकी जो तुर दाल है, उड़द की दाल है। इनफैक्ट मैं थोड़े टाइम पहले कार्टून देख रहा था तो वहां पे उसमें ऐसे ही मतलब मीम था, पॉलिटिकल कार्टून था, तो उसमें यही था कि तुर एंड उड़द आर प्लेइंग वेरी वेल क्रिकेट, ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रही है। तो इनका डबल सेंचुरी का स्टैंड हो चुका है, दोनों ने डबल सेंचुरी मार दी है क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पल्सेस में आता है, ये दाल में आते हैं आपके तुर एंड उड़द की जो दाल होती है आपकी पल्सेस आती है। तो इस कंटेक्स्ट में आपका क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है, आपकी कंजम्पशन काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस है, तो इनके प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। तो फार्मर्स को इंकरेज करा जा रहा है कि इन क्रॉप्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करने की, राइस और व्हीट ही ग्रो नहीं करना, तो तुर एंड उड़द भी आप ग्रो करिए। तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड करिए। तो एमएसपी का ऑब्जेक्टिव एक तो ये है कि फार्मर्स को एश्योरेंस देना कि इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही, अगर आप ग्रो करेंगे तो आप यानी कि लॉस में नहीं जाएंगे आपको। और उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है तो अच्छी बात है, तो प्राइवेट सेक्टर भी इंकरेज करेगा कि मुझे ज्यादा
एमएसपी से ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा तभी मेरे को ये सेल करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, पॉलिसी शिफ्ट कर सकती है कि हो सकता है वो राइस हो गया, व्हीट हो गया या फिर किसी और का एमएसपी कम कर दें। और जैसे आपका सेसेमम हो गया, तोड़न उड़द की होगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब चाहती है, ओवरऑल पॉलिसी को देखते हैं कि राइस एंड व्हीट की कल्टीवेशन अब जितनी चल रही है उतनी सही है, अब तोड़न उड़द पे फोकस करना चाहिए। तो फार्मर्स को इंकरेज करती है मनी इंसेंटिव की फॉर्म में कि देखो अगर राइस एंड व्हीट ग्रो करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, पर तुड़ और उड़द की दाल अगर ग्रो करोगे, सेसेमम ग्रो करोगे तो उसमें ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, तो उसका एमएसपी ज्यादा आपका फिक्स कर देते हैं वो। तो अगेन गवर्नमेंट को लगा कि आपका सेसमन और आपका तुर एंड उड़द की दाल है उसको फोकस करना है। तो इसी कंटेक्स्ट में पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आपका जो एमएसपी इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ आपका एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए, सो वो आपका इंक्रीज हुआ है सेसमम के लिए, आपका 452 पर क्विंटल आपका हाई इंक्रीज हुआ है आपका, फॉलोड बाय तुर एंड उड़द, यह आपका 300 रुपए पर क्विंटल आपका है। तो 22 क्रॉप्स कौन सी है मैंने आपको बता तो दी थी, तो 22 क्रॉप्स तो आपकी कौन सी हैं, तो उसमें से 14 क्रॉप्स, तो उसके अलावा आपका तोरिया एंड आपका एक और क्रॉप थी आपका डी हस्ट कोकोनट, उसके लिए तो थी। तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स आर 2 कमर्शियल क्रॉप्स विद जूट एंड कोपरा। कोपरा के प्राइस के बेसिस के ऊपर ही आपका डी हस्ट कोकोनट का भी करा जाता है आपका फिक्स प्राइस। तो 2 कमर्शियल क्रॉप्स होगी आपकी, 6 राबी क्रॉप्स होगी आपकी। तो इसमें से आप ये भी देख सकते हैं कि राबी क्रॉप्स के अंदर कौन सा आता है, आपका खारिफ क्रॉप के अंदर कौन सा आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपका। तो राबी क्रॉप्स के अंदर आपका आता है व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, 6 राबी क्रॉप्स है, ग्राम हो गया, मसूर हो गया, मसूर की दाल आपका हो गया, तुरन मसूर आपका, तुरन उड़द आपका रेप सीड एंड मस्टर्ड हो गया। इसी के बेसिस पे आपका तोरिया का प्राइस फिक्स करा जाता है रेप सीड एंड मस्टर्ड के ऊपर, एंड सनफ्लावर। तो राबी आपका हो गया, आपका व्हीट हो गया, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड एंड मस्टर्ड रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड आपका सनफ्लावर। 2 कमर्शियल क्रॉप हो गई, जूट एंड कोपरा होगी। तो 2 कमर्शियल क्रॉप ध्यान रख लेना, उसके बाद हो सके तो राबी क्रॉप ज्वाइन कर लेना, याद कर लेना। बाकी सारी क्रॉप्स आपकी खारिफ क्रॉप है, अगर इनकेस आपको खारिफ और राबी के बीच में देखना है। तो खारिफ क्रॉप कौन सी होगी आपकी, पैडी हो गई, जवार हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, रागी हो गई, तुर हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया येलो, सनफ्लावर सीड हो गया, सेसमम हो गया। सेसमम का मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा आपका इंक्रीज हुआ था एमएसपी इन एब्सोल्यूट टर्म्स, आपका हो गया नाइगर सीड हो गया एंड कॉटन हो गया आपका। तो जूट आपकी कमर्शियल क्रॉप में माना जाता है, खारिफ क्रॉप के अंदर आपका कॉटन माना जाता है। तो ये आपकी 22 क्रॉप्स हो गई जो आपकी एमएसपी के अंदर मैंडेटेड है आपका। 14 खारिफ क्रॉप्स हो गई, 6 राबी क्रॉप्स हो गई, 2 कमर्शियल क्रॉप्स हो गई। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर आपकी ये क्रॉप्स आ जाती हैं आपकी। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस जा रहा है। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड हायर इनकम्स फॉर द फार्मर्स। तो ये आपका है, इट कैन बी यूज टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कि पता चला कि राइस और व्हीट आपका वैसे भी वाटर गजलिंग क्रॉप उन्हें माना जाता है कि वाटर बहुत ज्यादा उनकी डिमांड रहती है। कोर्स सीरियल्स, अगर हम आपका जो कोर्स आपका सीरियल्स है आपका, अगर उसको प्रमोट करेंगे उनकी प्रोडक्शन, तो उसमें इंसेंटिव थोड़ा कम होगा आपका, उसमें वाटर कम यूज करा जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैन बी यूज टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की कोर्स सीरियल्स आपका प्रमोट करा जाएगा इंस्टेड ऑफ राइस एंड व्हीट, तो पानी कम यूज करेंगे। रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, उस पर फोकस करा जाएगा। तो ऑयल सीड्स में जैसे हो गया हम प्रोडक्ट इंपोर्ट काफी करते हैं, तो व्हीट और राइस तो हम एक्सपोर्ट करते हैं पर ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो इंपोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी एंड हायर इनकम फॉर द फार्मर्स, एज कैन बी सीन दैट सेसमम अगर आप तूर और आपका उड़द अगर आपका इंक्रीज कर आपका ग्रो करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसी के चक्कर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट आपका। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी आपका हो गया। तो ये आपकी ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टेट्स है, साथ में वो तमिलनाडु का भी पार्ट आता है, पर ये आपकी जो मेजर बेल्ट आपके पंजाब, हरियाणा एंड आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम यहां पे इंप्लीमेंट करा जा रहा है एज अ सब स्कीम फॉर ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सिंस 2013-14। तो 2013 से 14 के बीच में आपका 2013 का जो फाइनेंशियल ईयर था
उसके से आपका तब से आपका एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट करा जा रहा है अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टू शिफ्ट एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन, जो आपका राइस एंड व्हीट हो गया, टुवर्ड्स लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप सच एज ऑयल सीड्स, जो मैंने आपको बताया था, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स, कॉटन एक्सेट्रा। तो ये आपका है। इनफैक्ट एक और चीज ध्यान रखना, मैंने इसमें वैसे इंक्लूड नहीं करी कि 2023 का जो ईयर है दैट इज द ईयर फॉर मिलेट्स। ये ध्यान रखना आप कि 2023 का जो ईयर है वो किसके लिए, किस क्रॉप के लिए डिक्लेयर करा गया है, मिलेट्स के लिए करा गया है। तो अगेन ऑयल सीड्स, पल्सेस, कोर सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स एंड कॉटन। इनफैक्ट कॉटन भी आपका लेस वाटर इंटेंसिव आपका क्रॉप है आपका। द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपका ऑल्सो फोकसेस ऑन शिफ्टिंग ऑफ एरियाज अंडर टोबैको फार्मिंग टू ऑल्टरनेट। तो ये भी कहा जाता है कि टोबैको कंजम्पशन के ऊपर अभी आप देखें कि उस पे सिगरेट के ऊपर बैन लगाया जाता है, टोबैको खाने के ऊपर वहां पे उन पे कुछ बैन तो नहीं, मतलब उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है और गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लगा देती है, प्राइस इंक्रीज देती है टू डिस्करेज। तो एक तो यही है कि जो आर्ग्यूमेंट ये कहा जाता है कि जो टोबैको फार्मर्स हैं, तो अगेन अगर आप टोबैको की कंजम्पशन बंद कर देंगे तो फार्मर्स के आपका अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अगर आपको टोबैको की प्रोडक्शन कम करनी है, बंद करना है, तो आप फार्मर्स को भी कुछ ऑल्टरनेट लाइवलीहुड आप प्रोवाइड करिए। तो सीडीपी ऑल्सो फोकसेस ऑन शिफ्टिंग ऑफ एरियाज अंडर टोबैको फार्मिंग टू ऑल्टरनेट क्रॉप्स क्रॉपिंग सिस्टम इन टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स नेमली। तो टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन सी है? मेनली आपका आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल विद इफेक्ट फ्रॉम 2015-16। तो आप अगर ग्रीन रेवोल्यूशन वाली स्टेट्स की अगर हम बात करें जहां पे पैडी कल्टीवेशन से शिफ्ट करना है, तो वो आपका है 2013 से 14 वाला फाइनेंशियल ईयर है। और टोबैको फार्मिंग के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो 2015-16 से आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, इन स्टेट्स में आपका एरिया शिफ्ट करा जा रहा है फ्रॉम टोबैको कल्टीवेशन टू अदर आपका क्रॉप्स में आपका। तो ये आपका हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हो गया। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान आपका गवर्नमेंट अनाउंस्ड 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो इसके अंदर आपका गवर्नमेंट ने आपका 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट आपका प्रोवाइड करा जाता है 2.5 करोड़ फार्मर्स को थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018-19 एक्सटेंडेड द फैसिलिटी ऑफ केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स। तो ये ध्यान रखना कि पिछले साल तो आत्मनिर्भर अभियान के अंदर आपका कंसेशनल क्रेडिट तो प्रोवाइड करा गया था, साथ में आपको फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो है आपका किसी के सेक्टर को अलाइड सेक्टर, जो आपका एनिमल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के अंदर अलाइड सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, उनको भी आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर कवर कर लिया गया है 2018-19 से। तो ये आपका बन सकता है क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के कंटेक्स्ट में। अब हम वाटर और इरिगेशन के ऊपर आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, कंसिस्टेंटली आपका हुआ है। पिछले साल 3.6% का ग्रोथ था, इस साल भी 3.9% का है, जो यानी कि प्रोडक्शन भी आपकी रेगुलर आपकी इंप्रूव हो रही है। और वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि मानसून के चक्कर में। बट अगेन इंडिया मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है इरिगेशन के लिए, वाटर के लिए, बट दैट कांट बी द आपका सॉल्यूशन ऑल द टाइम। किसी साल मानसून नहीं रहा तो कैसे डिपेंड करेंगे? तो उसके लिए इंश्योर करना है कि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर हो आपका। सो वाटर इज क्रूशियल इनपुट फॉर एग्रीकल्चर विच अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द करंट वाटर यूज इन द कंट्री। तो आपका जो वाटर यूज में से आपका 80% आपका वाटर यूज आपका एग्रीकल्चर में जाता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, तो ये ध्यान रख लेना। द शेयर ऑफ द नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया की अगर हम बात करें, दैट अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया इन द कंट्री। एंड आउट ऑफ द नेट सोन नेट इरिगेटेड एरिया अबाउट 40% इज इरिगेटेड थ्रू कैनाल सिस्टम एंड 60% थ्रू ग्राउंड वाटर आपका। तो शेयर ऑफ द नेट इरिगेटेड एरिया की बात करें तो दैट अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया। तो आपका नेट सोन एरिया है, जो भी आपका एरिया है जहां पे क्रॉप्स आपकी उगाई जाती हैं, तो उसमें अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एरिया है जो आपका नेट इरिगेटेड एरिया है आपका। और नेट इरिगेटेड एरिया की भी अगर हम बात करें आपका, तो उसमें 40% आपका कैनाल से आपका इरिगेट करा जाता है एंड 60% थ्रू ग्राउंड वाटर आपका। नेट सोन एरिया आपका 100 है, अगर हम मान के चले आपका 100% है आपका, तो इसके अंदर आपका
49% है आपका नेट इरिगेटेड एरिया आपका, और ये नेट इरिगेटेड एरिया 49% का भी अगर हम डिवाइड करें तो 40% आपका है कैनाल से, और आपका 60% आपका ग्राउंड वाटर से। ये काफी आपका डेंजरस फिनोमेना है, क्योंकि इसके चक्कर में आपका ग्राउंड वाटर का टेबल, आपका वाटर टेबल आपका डिक्लाइन हो रहा है आपका, ठीक है। सो द ओवरऑल स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन द कंट्री इज 60%। आपका ओवरऑल स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, रेशियो ऑफ एनुअल ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट एंड नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी आपका 63% है आपका, कि कितना ग्राउंड वाटर आपका ड्राफ्ट करा जाता है, नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी ये आपका 63% है। दिस रेशियो सिग्निफाइज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी हाई, मोर देन 100% इन द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। तो ग्राउंड वाटर रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करें कि कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करा जाता है हर साल आपका, तो ओवरऑल नेट आपका है 63%। पर अगर हम देखें कि जितना आपका अवेलेबल है उससे ज्यादा आपका एक्सट्रैक्ट कर जाता है, मतलब आप लगा लीजिए कि आपका 1000 आपका है, तो अगर 10 साल का देखा जाए तो हर साल 100 आपको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए आपका, अगर सस्टेनेबल लेवल पे देखें, ताकि आने वाले टाइम में, पर हर साल में आपका 1000 से 100 से ज्यादा आपका 105 110 आपका लीटर आपका ग्राउंड वाटर आपका एक्सट्रैक्ट करा जाता है आपका। सो अगेन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का रेट है 63%, बट दैट इज मोर देन 100% इन आपका नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। इसमें वेस्टर्न यूपी नहीं है, राजस्थान है। इसी के लिए आपका इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड with a corpus of 5,000 crore was created with NABARD in 2018-19 आपका। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उसके साथ आपका माइक्रो इरिगेशन फंड आपका क्रिएट करा गया था 2018-19 में, विद फंड आपका कॉर्पस ऑफ आपका 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ का आपका एक फंड क्रिएट करा गया था आपका, ठीक है, नाबार्ड के साथ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे, आपका आते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज आपका एपीएमसीज के ऊपर आते हैं। सो दीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द एलिजिबल एंटिटीज अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज आपका हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द एलिजिबल एंटिटीज अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये ध्यान रखना था कि केसीसी की जो कार्ड की फैसिलिटी है वो भी आपका अलाइड सेक्टर पे आपका करी जा रही है, एक्सटेंड करी जा रही है। साथ में आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज है आपका। सो दीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द एलिजिबल एंटिटीज अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू फर्दर स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एपीएमसी मंडीज आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो लॉन्च द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नाम। तो ई नाम आपका हो गया यानी कि ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आपका। तो ये आपकी स्कीम लॉन्च करी गई थी 2016 में with the objective of creating online transparent competitive bidding system to facilitate farmers with remunerative prices for their produce आपका। तो ये ई नाम आपकी स्कीम लॉन्च करी गई थी 2016 में आपकी। तो ऑनलाइन आपका, तो पिछले साल वैसे फार्म लॉस के कंटेक्स्ट में भी आपका एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके बारे में भी है, पर अगेन वो अभी आपके रिपील कर दिए गए हैं, तो इस कंटेक्स्ट में अभी वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। पर 2016 में आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम आपका लॉन्च करा गया था आपका। देन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो लॉन्च्ड अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये ध्यान रखना कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म एंड प्रमोट 10,000 न्यू एफपीओस टिल 2027-28 आपका। तो ये एक नई स्कीम है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक नई स्कीम है। तो टारगेट ईयर आपका 2027 से 28 तक आपका, 2027-28 से आपका, एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि 10,000 एफपीओ आपका प्रमोट करा जाएगा। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपका, ये आपका, इसका फुल नेम आपका फर्स्ट। सेकंड है आपका कौन से टाइप की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर आपका, नॉट स्पॉन्सर्ड।
तो सेंट्रल सेक्टर का मतलब है यानी कि 100% आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है आपका, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट को कोई पैसा नहीं लगाना। तीसरा है इसमें टारगेट ईयर आपका क्या है, 2027 से लेकर 28 तक आपका। एंड चौथा क्या है आपका, 2027-28 तो है ही, और चौथा क्या है आपका कि 10,000 फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्रिएट करी जाएंगी आपकी। तो ये इस स्कीम का है। अगेन इस स्कीम के बारे में ये ध्यान रखना है, 4 पॉइंट आपके। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए आपकी ये स्कीम है, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम है। अब हम बात करते हैं पैसा के बारे में, यानी कि इनकम के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो उसके लिए एक सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कंडक्ट करा गया था, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि भाई फार्मर्स का कितना पैसा अर्न करते हैं। ये 2021 में आपका रिलीज करा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एक तो है, ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसने रिलीज करा था इन इट 77th राउंड ऑफ सर्वे। तो 77th राउंड ऑफ जो इसका सर्वे था, विच वाज कंडक्टेड फ्रॉम इन 2019 आपका। इट कैरिड आउट अ सर्वे ऑन लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड सिचुएशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। तो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स का लैंड, लाइवस्टॉक और उनका सिचुएशनल असेसमेंट करने के लिए, तो उस सर्वे को आपका था, रूरल इंडिया में करा था, एग्रीकल्चर है रूरल इंडिया में यहाँ आपका था। तो अगेन वो आपका सर्वे करा था 2019 में आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 77th राउंड में आपका। और इसकी जो रिपोर्ट आपकी रिलीज हुई थी सितंबर 2021 में। तो अगर आप देखिए कि प्रीलिम्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। एंड द लास्ट SAS सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे वाज पब्लिश्ड इन 2014 आपका। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो सितंबर 2021 में हुआ था, रिलीज करा था ये डेटा, 2019 में डेटा आपकी स्टडी करी गई थी। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसने रिलीज करा था, और इसके 77th राउंड आपका हुआ था। मतलब NSO अपना सर्वे करता रहता है, तो 77th राउंड ऑफ सर्वे के अंदर ही इसने ये वाली स्टडी भी आपकी कर ली थी आपकी, लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड सिचुएशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड आपका। तो इसके अंदर SAS 2021 जो लास्ट आपका 2014 में होता है, 7 साल बाद रिलीज हुआ है। सो इट रिवील्स दैट द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एज पर पेड आउट एक्सपेंसेस अप्रोच वर्क्स आउट टू बी आपका 10,000 रुपीज, आपका 10,218 रुपीज। तो एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड अगर आपकी बात करें, एवरेज मंथली इनकम पर हाउस होल्ड की बात करें, तो उसमें आपका है 10,000 रुपए आपका पैसा बनता है आपका। द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड आपका वॉज 6,426 एज पर द लास्ट सर्वे ऑफ 2014। तो अगेन ये इसमें से वैसे मोदी जी के लिए भी बहुत अच्छा सर्वे है, क्योंकि वो हमेशा 2014 से 2021 के बीच में कंपैरिजन दिखाते रहते हैं कि देखो मेरे आने से कितना अच्छा हुआ, और ये सब तो चीजें बताते रहते हैं। तो अगेन तो पिछले सर्वे में आपका एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो इनकम था, वो आपका पर हाउस होल्ड था आपका 6,500 रुपीज के आसपास, 6,400 रुपीज के आसपास था, जो अब आपका बढ़ गया है आपका ऑलमोस्ट 3,500 से आपका बढ़ गया है। तो 10,000 रुपए के ऊपर हो गया, 10,200 रुपीज आपका, और पहले था आपका 6,400 रुपीज आपका। तो आप देख सकते हैं कि 2014 और 2021 के बारे में देख सकते हैं आप इस टाइम पे। तो 17 के बारे में जो आपका 2014 है उसको नहीं देखते, हम 21 में देखते हैं कि इनकम अगर ब्रेकअप देखें। सो कंपोजिशन ऑफ एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। तो हमने टोटल इनकम तो देख ली कि भाई 10,218 रुपए आपका इनकम है। अब इसका ब्रेकअप देख लेते हैं कि कैसे आपका है। तो इनकम फ्रॉम वेजेस आपका 40% आपका आ जाता है। देन नेट रिसिप्ट फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन आपका 37% आ जाता है। तो वेजेस से आपका 40% आता है, नेट रिसिप्ट फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन आपका 37% आपका आता है। नेट रिसिप्ट फ्रॉम फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, तो यानी कि लाइफ स्टॉक से, एनिमल हस्बेंड्री से आपका 16% आपका पैसा आता है। एंड नेट रिसिप्ट फ्रॉम फार्म बिजनेस आपका 6% आपका आता है। एंड इनकम फ्रॉम लीजिंग आउट ऑफ लैंड, लीज आपका 1%। तो सबसे ज्यादा आपका आता है इनकम फ्रॉम वेजेस 40%। तो यानी कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो वेज लेबरर्स की आपकी 40% आपका इनकम आता है, सैलरी से आपका, वेजेस से आपका आता है। क्रॉप प्रोडक्शन का उसके बाद आता है। तो अगर आपने ये सर्वे नहीं पढ़ा है, असेसमेंट आपका असेसमेंट सर्वे आपका नहीं देखा आपने, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे आपका, और ये अगर मेरा लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो उसमें आप देखेंगे कि
ऐसा लगेगा कि एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन से सबसे ज्यादा इनकम होगी, पर वो गलत है। आपका इनकम फ्रॉम वेजेस आपका वो सबसे ज्यादा है 40% आपका, एंड आपका क्रॉप प्रोडक्शन से आपका इनकम है आपका 37%। फिर फार्मिंग ऑफ एनिमल से आपका 16% है, नेट रिसिप्ट फ्रॉम नॉन फार्म बिजनेस आपका 6% है, एंड इनकम फ्रॉम लीजिंग आउट ऑफ लैंड आपका 1% है आपका। अब हम आते हैं नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आते हैं। मैंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में भी अलग से बात करी थी, अब हम सिर्फ नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। सो अगेन नेचुरल फार्मिंग में यही होता है कि आपके अगर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है वो नेचुरल हो, आपके केमिकल बेस्ड ना हो आपके। तो नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया इज बीइंग प्रमोटेड थ्रू डेडिकेटेड स्कीम ऑफ बीपीकेपी। बीपीकेपी आपकी नेचुरल फार्मिंग की आपकी स्कीम है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, तो ये आपका है भारतीय मतलब भारत हो गया आपका, प्राकृतिक हो गया नेचुरल हो गया, कृषि मतलब हो गया एग्रीकल्चर या फार्मिंग हो गया, पद्धति मतलब प्रोग्रेस हो गया, तो वो आपका है। तो अगेन इसमें फोकस आपका प्राकृतिक कृषि पे करना। अगर आपको नहीं आपको समझ आ रहा है कि किससे रिलेटेड है, तो प्राकृतिक आपका होता है आपका नेचुरल होता है आपका, एंड कृषि आपका एग्रीकल्चर हो गया। द स्कीम प्रोमोट्स ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग। तो बायोमास जो होता है आपका फार्म पे ही उसको रिसाइकल करा जाता है, विद मेजर स्ट्रेस ऑन बायोमास मल्चिंग, यूज ऑफ ऑन फार्म काउडंग यूरिन फॉर्मुलेशंस, पीरियोडिक सॉइल एरेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स। तो आप देख सकते हैं कि ऑन फार्म ही आपका बायोमास रिसाइकल करा जाता है, उसकी मल्चिंग होती है, काउडंग यूरिन फॉर्मुलेशन को यूज करा जाता है, सॉइल एरेशन होती है आपकी, एंड एक्सक्लूजन, ये तो इंक्लूजन हो गई सारी चीजें। अब एक्सक्लूड किसको करा जाता है, ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स, आपका सारे केमिकल इनपुट्स को एक्सक्लूड करा जाता है आपका। एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन हैज डेवलप्ड 35 स्पेशल ट्रेट वैरायटीज including bio-fortified and stress-tolerant varieties of field and horticulture crops during 2021-22, taking the tally of bio-fortified varieties to 87. तो आपका अगर हम वैरायटीज देखें कि bio-fortified varieties आपकी 35 से ज्यादा आपकी डेवलप करी गई हैं आपकी, जिसमें से टोटल नंबर आपका 87 हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में। एंड एक बॉडी है आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आपका। So it has also designed and developed an agrovoltaic system of 105 kilowatt for crop production and electricity generation from a single land use system. तो अगर हम रिसर्च की बात करें कि एग्रीकल्चर में भी आपकी एक साइंस है, तो उसकी बात करें, सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक एग्रोवोल्टेक आपका सिस्टम आपका डेवलप करा है ऑफ 105 किलोवाट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम अ लैंड यूज आपका, तो वो उसमें आपका डेवलप करा है। To promote an inclusive growth on farm mechanization, a submission on agricultural mechanization आपका SMAM submission on agricultural mechanization was launched in the year 2014-15. Government of India has also developed and launched आपका multilingual mobile apps called Farm Machinery Solutions आपका FARMS। तो अगर आपको लगे कि आपका फार्म्स किस चीज के लिए आपका कंफ्यूज हो जाए कि भाई किस चीज के लिए आपका, तो ये फार्म मशीनरी सॉल्यूशन है आपका, फार्म मशीनरी सॉल्यूशन FARMS आपका, which helps the farmer in getting rented farm machinery and implements through custom hiring center in their area। तो अगेन आपका फार्म्स का आपका फुल फॉर्म आपका हो गया यही आपका फार्म मशीनरी सॉल्यूशन आपका। साथ में इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट बहुत कम सुनने को मिलता है कि इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री द सेकंड थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट लार्जेस्ट आपका, लार्जेस्ट इज द इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन। इनफैक्ट एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अगेन इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपकी है, नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यानी कि पूरी नॉर्दर्न बेल्ट की अगर बात करें तो आपका एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। तो ये आपका एक्चुअली वो क्रॉप रेसिड्यू के चक्कर में, क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करा जाता है, फिर वहां से आपका आग होती है, धुआं होता है, फिर उसका वो जो एयर पॉल्यूशन होता है वो दिल्ली आ जाता है आपका, दिल्ली एनसीआर के आसपास आता है। तो उससे डील करने के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपकी लॉन्च करी गई है
फॉर द पीरियड आपका 2018-19 टू 2020-21 आपका लॉन्च करा गया था। ये अब स्कीम एक्सटेंड भी होगी वैसे, तो ये लॉन्च करी गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एयर पोल्यूशन को कर्व करने के लिए इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, कि उसको किस तरीके से सस्टेनेबल वे में आपका यूज करा जाए। और कौन सी 4 स्टेट्स और यूटीज है, पंजाब हो गया, उसके बाद हरियाणा आ गया, फिर आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली आ गया एंड उत्तर प्रदेश आपका हो गया। तो ये आपका है एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए। ट्रैक्टर इंडस्ट्री इंडिया की सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। वर्ल्ड फूड सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 1/5 ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसी के कंटेक्स्ट में जैसे मैंने बताया कि फूड सिस्टम है वो आपका 1/5 ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन आपका कंट्रीब्यूट करता है। तो एग्रीकल्चर भी आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अगेन क्लाइमेट एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। रिसर्च शोज दैट एवरी रुपी स्पेंट ऑन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यील्ड्स मच बेटर रिटर्न कंपेयर टू रिटर्न्स ऑन एवरी रुपी स्पेंट ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी, पावर सब्सिडी, एजुकेशन एंड ऑन रोड्स। तो अगेन अगर इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे क्वेश्चन है कि जो आपका मनी एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करा जाता है उसके रिटर्न सबसे ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी, पावर सब्सिडी, एजुकेशन एंड ऑन रोड्स। तो एजुकेशन से भी ज्यादा आपका एग्रीकल्चरल रिसर्च पे पैसा लगाए तो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपका। एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये $50 बिलियन आपका क्रॉस कर चुका है। एंड अगेन द ग्रोथ रेट इज रिमार्केबल एज इट इज ओवर एंड अबव द ग्रोथ ऑफ 17% विच वॉज अचीव्ड इन 2020-21 टू रीच $41 बिलियन आपका। तो आपका अगर हम देखें 2020-21 एंड 2021-22, तो आपका अगर हम टोटल एक्सपोर्ट देखें आपका कितना था 2020-21 में आपका 41 बिलियन था आपका, 2021-22 में आपका 50 हुआ। उस टाइम पे आपका पिछले साल में आपका ग्रोथ हुआ था 19%, उससे पहले आपका ग्रोथ हुआ था 17% आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो 19% का ग्रोथ हुआ। तो पिछले साल आपका ग्रोथ हुआ था इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर आपका 17% का ग्रोथ हुआ था और उसके बाद 41 पे पहुंचा आपका $बिलियन पे आपका एक्सपोर्ट्स। पर इस साल उससे ज्यादा आपका ग्रोथ रेट हुआ, आपका 19% का ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का एंड इट हैज रीच्ड $50 बिलियन। इनफैक्ट द सीरियल सेक्टर इन एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट मोर देन 52% आपका। सीरियल्स जो है आपके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोसेस फूड आपका कंट्रीब्यूट करता है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आपका एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रोडक्ट्स है वो 17% कंट्रीब्यूट करता है एंड प्रोसेस फूड आपका 15% कंट्रीब्यूट करता है एपेडा के एक्सपोर्ट्स में आपका। तो ये आपका है एंड सीरियल्स आपका 52% करता है। एक्सपोर्ट ऑफ राइस जो सबसे बड़ा आपका अर्नर है, तो राइस का एक्सपोर्ट्स आपका था $9 बिलियन का आपका एंड आपका वीट का आपका एक्सपोर्ट था आपका $2 बिलियन आपका। तो ओवरऑल अगर हम अमाउंट की बात करें, क्वांटिटी की बात करें तो राइस का एक्सपोर्ट आपका $9 बिलियन का था, वीट का आपका 2 बिलियन था आपका। बट अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो राइस का एक्सपोर्ट तो सिर्फ आपका 9% ग्रो हुआ था। ऑलरेडी राइस का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है तो उस पर कितना ज्यादा और अचीव करना। पर वीट के एक्सपोर्ट की बात करें तो दैट इंक्रीज बाय वॉपिंग आपका 273% आपका। तो ये बहुत ही सब्सटैंशियल आपका इंक्रीज है कि 273%, मतलब 2.73, ये आप गलत नहीं सुन रहे कि 2.73 नहीं, 273%। तो उससे पिछले साल में आपका वीट का एक्सपोर्ट था, पिछले साल आपका वीट का एक्सपोर्ट था 567 मिलियन, जो 4 टाइम इंक्रीज हो चुका है 2000 मिलियन या फिर $2 बिलियन पे आपका। एक्सपोर्ट ऑफ पल्सेस ऑल्सो इंक्रीज, शोड एन इंक्रीज ऑफ 34% आपका। डेयरी प्रोडक्ट्स ग्रू बाय आपका 96% आपका एंड व्हाइट बफेलो मीट आपका सिर्फ 4% आपका ग्रोथ हुआ था। तो ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में है। ये ध्यान रखना कि ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, अगर सीरियल्स की भी बात करें तो टॉप 3 एक्सपोर्ट्स आपके जो कौन से आपके आइटम्स हैं, नॉन बासमती राइस, बासमती राइस एंड बफेलो मीट। तो नॉन बासमती राइस एंड बासमती राइस आपका स्विच करते रहते हैं एंड बफेलो मीट आपका, तो ये 2020-21 में आपका ये टॉप 3 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स थे आपके। द 3 प्रोडक्ट्स वर फॉलोड बाय वेरियस अदर प्रोडक्ट्स आपका।
अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें तो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, हमने क्वांटिटी की बात कर ली, कमोडिटी की बात कर ली कि इंडिया की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में कौन सी कमोडिटी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी जाती है। बासमती राइस, नॉन बासमती राइस एंड आपका बफेलो वीट हो गया, आपका मीट हो गया आपका। एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन की बात करें 2021-22 के डेटा के लिए तो आपका बांग्लादेश हो गया, अरे आपका गल्फ कंट्रीज हो गई, यूएई हो गया आपका, सऊदी अरेबिया हो गया आपका, और आपका इजिप्ट भी हो गया, मतलब ये अरब कंट्री होगी, नॉट गल्फ आपका। फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया में देखें वियतनाम हो गया आपका, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब हो गए। बांग्लादेश, नेपाल आपका साउथ एशिया में हो गया एंड यूएसए आपका हो गया। तो ये आपका मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है एज पर द 2021-22 डेटा। अगर हम नॉन बासमती राइस की अगर बारे में बात करें, अगेन नॉन बासमती राइस की अगर हम बात करें तो अफ्रीका एंड साउथ एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करा जाता है, जैसे बेनिन हो गया, सेनेगल हो गया एंड टोगो हो गया। साउथ एशिया में बात करें तो नेपाल एंड बांग्लादेश हो गया आपका, यहां पे नॉन बासमती राइस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है। मैंने आपको बताया था नॉन बासमती राइस आपका बफेलो मीट आपका हो गया एंड आपका हो गया बासमती राइस, तो उसके बारे में बात करें तो नॉन बासमती राइस के लिए ये मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आपका। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर बासमती राइस आर मेनली आपका गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यमन एंड आपका यूएई आपका। तो ये आपका हो गया अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज आपकी हो गई। तो ये आपकी होगी बासमती राइस की, रिच कंट्रीज है, बासमती राइस अफोर्ड कर सकती हैं, तो यहां पे करा जाता है। बफेलो मीट के लिए अगर आप देखें तो मेनली आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, हांगकांग हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये ध्यान रखना, नॉन बासमती राइस आपका अफ्रीका प्लस साउथ एशिया, बासमती राइस हो गया आपका, ये आपका हो गया गल्फ एंड आपका बफेलो मीट आपका हो गया। तो ये आपकी कौन सी आपकी होगी बफेलो मीट के लिए, आपका हो गया साउथ ईस्ट एशिया प्लस इजिप्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है आपका एक्सपोर्ट्स के कंटेक्स्ट में। ग्लोबल सिनेरियो देखें तो इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स देखें तो आपका ग्रो हुआ था 2010 के से 2019 के बीच में अगर आप देखें तो 23 बिलियन से लेकर आपका 37 बिलियन पहुंचा था, विच वॉज अ ग्रोथ ऑफ 5.5% आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.5% ग्लोबल सिनेरियो। और 2010 से 19 के बीच में आपका ओवरऑल वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट था 3.1% आपका। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स था, यानी कि जो वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा आपकी स्पीड से बढ़ा है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड एक्सपोर्ट आपका। एंड इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट स्टूड एट 2.1%, अप फ्रॉम 1.7% इन 2010। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स स्लिप टू 16 इन 2019 फ्रॉम 17 इन 2010, क्योंकि इंडिया ने ग्रोथ तो काफी अच्छी करी है पर उसके कंपैरिजन में बाकी और कुछ कंट्रीज ने भी अच्छी ग्रोथ करी है, इस वजह से एक रैंक कम हो गई इंडिया की। तो ये आपका ग्लोबल सिनेरियो आपका एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए। एपेडा आपकी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट आपकी बॉडी है, न्यू दिल्ली बेस्ड है आपका। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, ये ध्यान रखना आपकी। एपेडा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आपकी बॉडी है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी आपकी 2018 में लॉन्च करी गई थी। तो उसके ऑब्जेक्टिव वही है आपका कि भाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कंपनी, डेस्टिनेशन बास्केट, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, उस पर फोकस करना है। और महाराष्ट्र ने भी आपका मार्च 2022 में आपका एक अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करी थी। तो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स सेपरेट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी 2018 में लॉन्च करी थी और महाराष्ट्र ने आपका मार्च 2022 में करा था। अब हम आते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसकी अगर ग्रोथ रेट देखें तो ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स एंडिंग 2019-20 कोरोना वायरस में थोड़ा इंपैक्ट थोड़ा बुरा हुआ था। सो अगेन इट हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 11% आपका। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, 11% की ग्रोथ रेट उसकी एनुअल रही है। द सेक्टर कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 10% ऑफ जीवीए इन मैन्युफैक्चरिंग इन 2019-20।
एट 2011-12 प्राइसेस। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग है वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, तो अगेन अगर उसकी बात देखें तो इट कॉन्ट्रीब्यूटेड 9.87% ऑफ जीवीएन मैन्युफैक्चरिंग इन 2019-20 आपका। अगर एफडीआई की बात करें तो ग्रोथ रेट हमने बात कर ली और उसका कंट्रीब्यूशन बात कर ली। ग्रोथ रेट उसका कंसिस्टेंटली 11% का है, मैन्युफैक्चरिंग में उसका कंट्रीब्यूशन 10% के अराउंड है, 9.87%। एफडीआई की बात करें, अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर भी आपकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई होती है, तो उसके अंदर आपका 100% एफडीआई परमिट करी जाती है। अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी एफडीआई भी आती है। तो अगेन इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपका अगर हम बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 100% एफडीआई परमिट करी जाती है अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो ये बहुत ही एक लिबरलाइजेशन का आपका स्टेप है। However, in case of trading in respect of food products manufactured or produced in India, including through e-commerce, 100% FDI is involved, allowed through the government route आपका। तो अगेन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका वैसे तो 100% आपका एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट के अंदर, पर आपका जो ट्रेडिंग होती है ई कॉमर्स चैनल्स के थ्रू, उसके अंदर आपका 100% एफडीआई इन्वॉल्व अलाउड है आपका गवर्नमेंट रूट के। तो ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, ओवरऑल एफडीआई आपकी 100% है, बट अगेन 100% एफडीआई आपकी अलाउड है फॉर ट्रेडिंग वाया ई कॉमर्स आपका। तो ये ध्यान रखना वो गवर्नमेंट रूट के अलाउड है। साथ में एक स्कीम भी है आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग आपका एक स्कीम लॉन्च करी थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो यहां पे फोकस है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पे आपका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करने के लिए। और इसका जो पीरियड है, इंप्लीमेंटेशन पीरियड है 2020 से लेकर 25 आपका, और इसका टोटल आउटले आपका 10,000 करोड़ आपका। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग आपका, यहां पे एम आपका माइक्रो से आपका आता है। सो 10,000 करोड़ का आउटले है, इंप्लीमेंटेशन पीरियड आपका 2020 से 25 आपका। अंडर द स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टेटस फॉर 137 प्रोडक्ट्स इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन अप्रूव्ड। तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के अंदर आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका स्कीम आपका है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका स्टेटस आपका अकॉर्ड करा गया है 130 प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये आपका हो गया। साथ में आपका एक और स्कीम है आपका, ये तो नई स्कीम थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, साथ में एक और स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो संपदा देखना तो यानी कि फूड प्रोसेसिंग हो गया। तो ये आपकी सेंट्रल सेक्टर है आपकी स्कीम है। ये जो आपकी थी प्रधानमंत्री आपकी एफएमए स्कीम जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस पे फोकस करता है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपका, अम्ब्रेला स्कीम है। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पहले फूड प्रोसेसिंग के लिए काफी और भी स्कीम्स होती थी। अंडर दिस मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग वेरियस कंपोनेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग मेगा फूड पार्क्स, आपने सुना होगा मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्री प्रोसेसिंग आपका क्लस्टर्स हो गया, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्रिएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, ऑपरेशन ग्रीन्स एंड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। तो ये ध्यान रखना कि ऑपरेशन ग्रीन्स जो है आपका, वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का कंपोनेंट है आपका, ऑपरेशन ग्रीन्स। तो ये आप ध्यान में रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संपदा आपकी जो योजना है वो फूड प्रोसेसिंग के कंटेक्स्ट में है, एंड इसके अंदर आपका ऑपरेशन ग्रीन भी एक कंपोनेंट है आपका। अब हम बात करते हैं टॉप स्कीम के बारे में आपका। तो आपका है टॉप स्कीम इनिशियली, पहले आपका पहले टॉप था, अब वो टोटल हो चुका है आपका, टॉप से टोटल भी हो चुका था, बीच में आपका करा था, पर अभी भी टॉप मींस आपका टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। देखो आपका कहते ही है कि भाई आपका इसके बिना आपका प्याज के चक्कर में, पोटैटो के चक्कर में, टमाटर के चक्कर में आपका उसके बिना कोई किचन अधूरी रहती है आपका, मैक्सिमम अगर केसेस में देखा जाए इंडिया में। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो आपका संपदा योजना के लिए है, जो आपकी 2018-19 में आपकी लॉन्च करी गई थी, टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्री लॉजिस्टिक्स प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट फॉर टॉप क्रॉप्स आपकी। तो ये जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आपकी लॉन्च करी गई थी 2018-19 में लॉन्च करी गई थी फॉर प्रोमोटिंग आपका टॉप क्रॉप्स। तो टॉप का मतलब ये नहीं कि वाह टॉप क्लास क्वालिटी आपका हो गया, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो ये आपकी। द स्कीम वाज लॉन्च विद 2 कंपोनेंट्स, लॉन्ग टर्म आपका जिसके अंदर वैल्यू चेन डेवलपमेंट, अंडर द सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ टॉप क्रॉप्स आपका। तो ये लॉन्ग टर्म पे आपका हो गया।
शॉर्ट टर्म पे आपका हो गया, शॉर्ट टर्म के अंदर आपका हो गया प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो लॉन्ग टर्म तो यही है कि भाई एक तो हो गया कि टॉप स्कीम मतलब टोमेटो, अनियन एंड आपका पोटैटो, इसके प्राइसेस को ध्यान में रखना, इसकी प्रोडक्शन इंप्रूव करना ताकि अफोर्डेबल रहे, क्योंकि इनके प्राइसेस कभी कभार ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन सीपीआई को आपका टारगेट करता है आपका, तो लॉन्ग टर्म पे आपके टारगेट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म तो एक तो यही है कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, तो प्राइसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। पर शॉर्ट टर्म पे अगर हम देखें तो उसके फोकस करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन की, जब तक भाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव नहीं हो जाती तब तक प्राइस स्टेबलाइजेशन पे जाएंगे। तो सब्सिडी प्रोवाइड करो ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो ये आपका है टॉप स्कीम, और ये टॉप से आपका टोटल भी बन गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री आपका, इसने 2020 में क्या करा था, एक्सटेंडेड द ऑपरेशन ग्रीन स्कीम फ्रॉम टोमेटो, अनियन, पोटैटो टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो पहले आपका टॉप स्कीम 2020 की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, ये अगेन उसमें भी चेंजेस लाए थे, लिमिटेड पीरियड के लिए करा गया था 2020 में, क्योंकि आपका कोरोना वायरस आ चुका था। तो जून 2020 में करा कि इस टाइम पे सारी क्रॉप्स पे फोकस करना है, सिर्फ टोमेटो, अनियन एंड वेजिटेबल उस पे नहीं करना, पोटैटो पे नहीं करना, आपका सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आपका फोकस करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑन पायलट बेसिस एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान आपका। तो ये फोकस करा गया था कि सारी क्रॉप्स पे फोकस करना है, उनकी प्रोसेसिंग पे। तो टोटल के अंदर आ जाता है यानी कि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 6 महीने के लिए। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मेकिंग डिस्ट्रेस सेल ड्यू टू लॉकडाउन एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, अनसर्टेनिटी आ गई थी, और ये जो आपकी पेरिशेबल होती है, आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पेरिशेबल आइटम्स होती है, शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है आपकी इस कंटेक्स्ट में। एलिजिबल क्रॉप्स मैंने आपको बताया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारी आ गई, तो बहुत सारे फ्रूट्स हो गए थे आपके, याद करने की जरूरत नहीं, वेजिटेबल्स हो गए थे, एंड एनी अदर फ्रूट वेजिटेबल कैन बी एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये था फूड प्रोसेसिंग के ऊपर आपका। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो फर्टिलाइजर्स के अंदर गवर्नमेंट आपका फर्टिलाइजर्स का आपका सब्सिडी देता है, जैसे आपका यूरिया हो गया एंड 24 ग्रेड्स ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम एंड आपका फॉस्फोरस आपका हो गया। तो ये आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं आपके, तो यूरिया आपका मेजर है, साथ में 24 ग्रेड्स ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर्स एट सब्सिडाइज प्राइस थ्रू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर। यूरिया के अंदर जो फर्टिलाइजर के अंदर सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है, which is provided to farmers at a statutory notified maximum retail price आपका। तो अगेन यूरिया के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है टू फार्मर्स एट अ स्टैट्यूटरी नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका। एज फार एज फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक आपका, पी से आपका हो गया फॉस्फेट हो गया, एंड पोटैश का आपका हो गया, सिंबल हो गया के होता है, ध्यान रखना पोटैश का सिंबल के होता है, तो इस वजह से पी एंड के होता है। तो फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स है, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है 2010 से आपका। तो यूरिया के लिए आपका एमआरपी आपका अलग से फिक्स करा जाता है, वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर नहीं आता। न्यूट्रिएंट बेस्ड से सब्सिडी स्कीम आपकी फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक क्रॉप पे फर्टिलाइजर्स पे ही फोकस करता है। अंडर दिस स्कीम सब्सिडीज प्रोवाइडेड ऑन ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज्ड फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका। साथ में 2015 में न्यू यूरिया पॉलिसी आपकी नोटिफाई करी गई थी with the objective of maximizing indigenous production and promoting energy efficiency in production. Now government has made it mandatory for all the domestic producers of urea to produce only neem coated urea. अगर हम recent policy initiatives के बाद में बात करें अभी इस टाइम पे, तो न्यू यूरिया पॉलिसी तो आपकी लॉन्च करी थी 2015 में। मैंने आपको ये तो बता दिया कि वैसे पोटैशिक एंड आपका फॉस्फेरिक एंड आपका पोटैशिक आपके फर्टिलाइजर्स के बारे में तो बता दिया, यूरिया के बारे में बता दिया। अब नए इनिशिएटिव्स में आपका एक तो न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 था, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि नाउ गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरिया। ये सिर्फ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे है, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स पे नहीं है, मतलब जो बाहर के आपके जो प्रोड्यूसर्स है जो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, जिनसे इंडिया इंपोर्ट करता है। सो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरिया विल प्रोड्यूस ओनली नीम कोटेड यूरिया, तो ये सबके लिए मैंडेटरी है आपका। साथ में गवर्नमेंट हैज ब्रॉट पोटैश डिराइव फ्रॉम मोलासेस अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2010 टू गिव अ पुश फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय शुगर मिल्स एज अ बाय प्रोडक्ट एंड रिड्यूस इट्स इंपोर्ट डिपेंडेंस। तो यानी कि आपका जो मोलासेस होता है आपका, तो शुगर होता है आपका, शुगर केन होता है, शुगर जब प्रोड्यूस होती है तो मोलासेस भी आपका प्रोड्यूस होता है। तो जो पोटैश आपका, फॉस्फोरस नहीं पोटैश,
के आपका जो होता है डिराइव फ्रॉम मोलासिस, तो उसको भी पोटैश डिराइव फ्रॉम मोलासिस हैज बीन ब्रॉट अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम आपका ला चुका है अंदर इसको। साथ में एक ई उर्वरक आपका, ये आपका एक पोर्टल है ई उर्वरक आपका। अब ये मुझे भी समझ नहीं आएगा, हिंदी बेल्ट के हैं संस्कृत बेल्ट के हैं, उनको भी शायद ध्यान नहीं होगा। तो 2018 में आपका जब ये जो फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी के लिए ये आपका इंट्रोड्यूस करा गया था, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो आपके होती है, डीबीटी आपकी जो होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उसके अंदर आपका ई उर्वरक पोर्टल बनाया गया था विच गिव्स रियल टाइम डेटा एंड क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड एंड इंपोर्टेड। ये ध्यान रखना कि ये जो ई उर्वरक है ये आपका पोर्टल डेवलप करा गया है फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर सारा डेटा रियल टाइम बेसिस पे आपका बताता है ई उर्वरक। तो ये फर्टिलाइजर्स के बेसिस पे है। अब थोड़ा फूड मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। वैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि एक तो एमएसपी का है आपका, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फूड मैनेजमेंट यूज द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी फ्रॉम फार्मर्स, जो मैंने आपको बताया था 22 क्रॉप, साथ में आपकी 2 तोरिया एंड आपका डी हस्ट कोकोनट था आपका। और ये जो एमएसपी होता है आपका सीएसीपी उस पे होता है। सो अगेन दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फूड मैनेजमेंट used our product procurement at MSP from farmers and sale at central issue price under the target public distribution scheme, the nodal agency which undertakes production, distribution and storage of food grains। food grains की बात करें तो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इज अंडरटेकन प्राइमरीली अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2017। अभी आपका कृषि अन्न योजना जो है आपका वो भी इंप्लीमेंट करा जा रहा है, उसको आईएमएफ ने भी आपका अप्रिशिएट करा था। साथ में मैंने आपको बताया था कि कोविड पेंडेमिक के चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो कोविड पेंडेमिक को टारगेट करने के लिए आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपकी लॉन्च करी गई थी आपकी ये। तो इसके अंदर अभी आपका फेज 5 आपका चला था फ्रॉम दिसंबर 21 टू मार्च 2020। आई थिंक फेज 6 भी इसका लॉन्च कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया है। तो अंडर दिस स्कीम आपका फ्री आपका फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करी जाती थी आपकी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, आपका नॉमिनल प्राइस पे ऑलमोस्ट फ्री लेवल पे आपका गरीबों को। तो इस स्कीम को आईएमएफ ने भी आपका अप्रिशिएट करा है कि इसी स्कीम के चक्कर में आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में बहुत कम हुआ, कोरोना वायरस को टैकल कर दिया गया। तो ये मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना। सिर्फ कल्याण नहीं, अन्न भी है, अन्न मीन्स आपका फूड ग्रेन्स। अंडर द स्कीम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, ये आपकी स्कीम लॉन्च करी गई थी 2018-19 में एंड 2020 में। वन नेशन इस स्कीम के अंदर जो आपकी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस है ये 2018-19 में लॉन्च करी गई थी। तो उस स्कीम के अंदर ही वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम वाज लॉन्च करा गया था 2019-20 में। द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2023। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस 2018-19 में लॉन्च करा गया था। उस स्कीम के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड आपका लॉन्च करा गया था 2019-20 में, जो 2023 में आपका अप्रूव कर दिया गया है। साथ में गवर्नमेंट ने फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस आपका लॉन्च करा था 2019 में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आपका। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। एंड ये ध्यान रखना कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस अगेन ये भी आपका माल नरिशमेंट को टारगेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में आपका लॉन्च करा था। अंडर द ओपन मार्केट स्केल स्कीम डोमेस्टिक आपका 2020-21 अ स्पेशल डिस्पेंसेशन ऑफ फॉर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन टू ऑल द चैरिटेबल और एनजीओज एंगेज्ड इन रिलीफ वर्क वॉज इंट्रोड्यूस सिंस आपका 2020 में। द डिफरेंस बिटवीन एज पर क्विंटल इकोनॉमिक कॉस्ट एंड पर द क्विंटल सेंट्रल इशू प्राइस गिव्स द क्वांटम ऑफ पर क्विंटल फूड सब्सिडी। तो फूड सब्सिडी अगर कैलकुलेट करना है आपको तो वो कैलकुलेट कैसे होगा, सेंट्रल इशू प्राइस एंड इकोनॉमिक कॉस्ट को बीच में आप कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट हैज नाउ सेट 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट फॉर मिक्सिंग एथेनॉल विद पेट्रोल टू बी अचीव्ड बाय 2025। तो शुगर के कंटेक्स्ट में ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपके आ जाता है आपका। साथ में हम एनिमल हस्बेंड्री पे आ जाते हैं आपके। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 24% टू 29%। तो टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में हम देखें तो लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड ये जो आपका है ये आपका ऑलमोस्ट 30% है इन 2019-20। तो ये आपका है।
एट कांस्टेंट प्राइसेस का अगर हम देखें तो ये आपका है। डेयरी सेक्टर की बात करें तो इट इज द सिंगेस्ट लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी। वैसे अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें, एक तो हो गया इंडस्ट्री बेस्ड हो गया आपका, जिसमें आपका कॉटन इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें, तो कॉटन इंडस्ट्री टॉप पे है, फिर उसके बाद शुगर इंडस्ट्री। बट अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटी की बात करें तो वो आपका डेयरी है। एंड इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क। ये इसने यूएसए को क्रॉस कर लिया था आई थिंक 15-20 साल पहले ही आपका। एग एंड मीट प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया रैंक्स थर्ड इन एग प्रोडक्शन एंड 8th इन मीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे आपका वो जो प्रोग्राम था, उसके अंदर आपका पॉपुलर काफी था आपका ये स्लोगन। तो थर्ड रैंक करते हैं एग प्रोडक्शन में। साथ में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी आपका लॉन्च करा गया था फॉर वैक्सीनेशन ऑफ ह्यूमन, और आपका ह्यूमन को छोड़ के आपका एनिमल को भी आपका लॉन्च करा गया था। एंड ऑब्जेक्टिव यही है इसके अंदर, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में एनिमल वैक्सीनेशन होगी। एंड ऑब्जेक्टिव इज टू इरेडिकेट फुट एंड माउथ डिसीज एंड ब्रुसेलोसिस बाय 2030। तो इन डिजीजेस के बारे में बात कर लेना कि फुट एंड माउथ डिजीज कैसी क्या होती है, और दूसरा आपकी ये डिजीज आपने कम सुनी होगी, ब्रुसेलोसिस, BRUCELLOSIS। ये 2030 तक आपका इरेडिकेट करनी है, दोनों एफएमडी एंड ब्रुसेलोसिस ये आपकी इरेडिकेट करनी है। साथ में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये आपका लॉन्च करा गया था 2020 में आपका। अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 3% इंटरेस्ट सबवेंशन टू द बोरर एंड क्रेडिट गारंटी अप टू 25% ऑफ आपका टोटल बोरिंग। तो ये आपका ये ध्यान रखना ना कि इस तरीके का भी एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जो 2020 में लॉन्च करा गया था, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये ब्रुसेलोसिस वाला आप ध्यान कर लेना, अलॉन्ग विद एफएमडी, जो 2030 तक एलिमिनेट करना है आपका। स्वीट रेवोल्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ एलोकेट करे हैं फॉर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, NBHM, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ये आपको एलोकेट करें 500 करोड़ फॉर द 3 ईयर 2020-21 टू 2020-23। ये अगेन आपका आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर आपका लॉन्च करा गया था कोरोना वायरस के बाद, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन आपका। तो स्वीट रेवोल्यूशन आपका यानी कि मिठास से लेकर, तो ये रसगुल्ले से रिलेटेड नहीं है आपका, ये बी कीपिंग और हनी मिशन से आपका। तो अगेन वही ऑब्जेक्टिव है कि स्वीट रेवोल्यूशन लानी है, हनी की क्वालिटी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इंप्रूव करनी है। कुछ साल पहले आपकी हनी को लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि हनी मार्केट में नकली मिलता है काफी। तो इसी बैकग्राउंड में आपका और साथ में कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 500 करोड़ का मिशन है, अगेन फ्रॉम 2020-21 टू 2022-23 आपका ये लॉन्च करा गया था। अब हम फिशरीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री तो है, साथ में फिशरीज के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, अलग से एक मेजर सेक्टर है आपका। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत मेरे लिए भी सरप्राइजिंग एक स्टार्ट था आपका कि सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 7.5% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 1.24% ऑफ कंट्रीज जीवीए एंड ओवर 7% टू द एग्रीकल्चरल जीवीए। तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर देखें तो एग्रीकल्चर में इसका 7% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओवरऑल आपका कंट्री के जीवीए में आपका कुछ 1% है, आपका 1.2% है, पर सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है आपकी वर्ल्ड में, ये इंपॉर्टेंट है। फिशरी सेक्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सनराइज सेक्टर। तो ये आपका इसमें डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हो रही है आपकी 2014-15 से, आपका एनुअल रेगुलर बेसिस पे आपका 10% से ग्रो कर रहा है। तो 10% के से इसमें भी ग्रो कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग में भी आपका रेगुलर बेसिस पे 10% से ऊपर ग्रो कर रहा है आपका। तो लाइवलीहुड बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है आपका, ये सब है। तो बस ये ध्यान रखना, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री आपका। साथ में एक आपकी हो गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो संपदा तो एक अलग हो गया, वो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में था, पर यहां पे मत्स्य पे भी फोकस कर लेना। मत्स्य मतलब आपका फिश हो गया, मछली की आंख, मछली की आंख में आपका वहां पे होता है ना, मत्स्य यूज करा जाता है आपका, महाभारत में भी वर्ड यूज करा जाता है। तो मत्स्य मीन्स फिश। तो 2020 में आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आपका अप्रूव करा गया था 20,000 करोड़ पे आपका, जिसमें ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंटर का शेयर कुछ है, स्टेट का अपना शेयर है आपका, जिसमें सेंटर भी कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेट भी करेगी एंड बेनिफिशियरीज भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगेन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आपकी 2020 में आपकी
लॉन्च अप्रूव करी गई थी। 20,000 करोड़ इसका टोटल एलोकेशन है। सेंटर, स्टेट और बेनिफिशियरीज भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं कि बेनिफिशियरीज नहीं करेंगे, ये भी आपका कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। एंड ये इंप्लीमेंट करा जाएगा 5 साल से, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू 2024-25 इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोस्टल स्टेट्स में करा जाएगा, क्योंकि फिशरीज में आपका इनलैंड भी आता है, रिवर्स के बीच में भी फिशरीज होती है, वहां पे भी करा जाएगा। तो 5 साल के लिए 2020 में आपका इंप्लीमेंट करा गया था, 2024-25 तक करा जाएगा। 20,000 करोड़ का है। सेंटर, स्टेट और बेनिफिशियरीज तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे, सारी स्टेट्स एंड यूटीज में आपका। तो ये भी आपका कोविड के बैकग्राउंड में ही आपका करा गया था। 2019-20 के बजट में लॉन्च अनाउंस करा गया था, एंड 2020 में, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लॉन्च करा था आपका। साथ में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एक आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था, एनिमल हस्बेंड्री आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये आईडीएफ तो सेम है, यहां पे एनिमल हस्बेंड्री की जगह एफ लगा दो, फिशरीज। तो अगेन ये भी आपका लॉन्च करा गया था। अंडर द स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 3% पर एनम फॉर प्रोवाइडिंग द फाइनेंस टू ऑल द आपका जो भी बॉडीज हैं, आपका एलिजिबल एंटिटीज हैं, आपका नोडल लोनिंग एंटिटीज हैं, उनको आपका फाइनेंस प्रोवाइड करा जाएगा वाया आपका नाबार्ड से, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स। तो नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटिव के लिए, एंड ऑल शेड्यूल बैंक्स। तो ये तीनों आपका क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे आपका। साथ में किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2018-19 में केसीसी की फैसिलिटी आपको फिशरीज को भी एंड एनिमल हस्बेंड्री दोनों को एक्सटेंड कर दी गई थी आपकी, ये मैं बता चुका हूं आपको। एंड साथ में एक सीवीड पार्क आपका अनाउंस करा गया है तमिलनाडु में, मोस्ट प्रोबेबली आपके चेन्नई के आसपास। तो सीवीड क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो एल्गे। सीवीड इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो एल्गे। इट रेफर्स टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर मेरीन एल्गे। तो ये ध्यान रखना, मैक्रो एल्गे, माइक्रो नहीं है। मैक्रो का मतलब होता है कि आप नेकेड आई से देख सकते हैं कि थोड़े बड़े बड़े टाइप के एल्गे होते हैं आपके, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे से हैं। तो ये सीवीड होती है, ग्रीन कलर की, आपने सी में देखा होगा, जम जाते हैं। सो अगेन ये आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर आपका इंप्लीमेंट करा जाएगा आपका द इनिशिएटिव एक्सटेंडर द बजट। तो अगेन इसमें यही है कि सीवीड इंडस्ट्री पे फोकस करा जाएगा, पार्क से इंप्लीमेंट करे जाएंगे आपका। तो अभी तमिलनाडु में अनाउंस करा गया है। साथ में 5 मेजर शिपिंग हार्बर्स को डेवलप करा जाएगा उसके लिए फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये अनाउंस करा गया है एज अ पार्ट ऑफ द बजट आपका। तो ये 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स कौन से होंगे आपका? कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप आपका उड़ीसा हो गया, एंड पेतुआ घाट आपका। कोची, केरला, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेतुआ घाट। तो ये तो ध्यान रखेंगे, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेतुआ घाट आप याद रख लेना। सो विल बी डेवलप्ड एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां पे आपका फिशिंग हार्बर्स आपके डेवलप करे जाएंगे। एंड साथ में आपकी एक मत्स्य सेतु ऐप है। मत्स्य अगेन ध्यान रखना फिशरी से रिलेटेड है। सो ये मिनिस्टर ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, सो दे लॉन्च दिस ऐप इन 2021 and it has been developed with the funding support of National Fisheries Development Board हैदराबाद। तो ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, ये आपका हैदराबाद में है, जुलाई 2021 में डेवलप करी गई है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद। तो ऑब्जेक्टिव ये है, इट इज अ सेल्फ लर्निंग ऐप विद स्पीशीज वाइज, सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल्स एक्सप्लेन्ड बाय रेनाउड आपका एक्वाकल्चर एक्सपर्ट्स। तो उसमें वही है कि एक्वा फार्मर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जो फिशरीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनके लिए कोर्सेज हैं आपके। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका एग्रीकल्चर के ऊपर एंड अलाइड सेक्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज के कंटेक्स्ट में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डायमेंशंस अगर कुछ बच गई हैं तो एंड में मिसलेनियस में हम प्रीलिम्स अतुल्या के अंदर वो सारे फैक्ट्स आपके कवर कर लेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है इस लेक्चर के रिलेटेड, या फिर कोई और भी आपका डाउट है प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में, अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए, सो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस वाया वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, Instagram, Telegram and YouTube. This is our mail ID info@aqbias.com, and this is our contact number 9319058000. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.